अमेरिका ने दुनिया को दिखाई अपनी हवाई ताकत। B-2 बॉम्बर के साथ अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन। व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस पर एक साथ दिखे कई B-2 बॉम्बर्स। B-2 बॉम्बर्स का पहली बार इतना बड़ा एलिफेंट वॉक। दुनिया का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर। एक साथ इतनी बड़ी तादाद में, और यह ताकत का मुजाहिरा। अमेरिका हर जगह पर दखल और साथ में चलते उसके ये डिस्प्ले, डेमोन्स्ट्रेशंस, ये भी जरा समझेंगे हम। यहां देखिए आप, इतनी बड़ी तादाद में ये पावरफुल बॉम्बर, उसका उन बॉम्बर्स का एक साथ जुटना, और ये एलिफेंट वॉक, ये क्या कहती है, ये समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि मिलिट्री के कई जो इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मिलिट्री में रुचि रखने वाले और इस तरह के इक्विपमेंट्स में, हथियारों में रुचि रखने वाले लोग हैं, उनमें से कई लोगों के लिए दिलकश हो सकता है, लेकिन दुनिया के लिए असल में ये विनाश का एक और टूल। और आइए अब चलते हैं अचल मल्होत्रा सर के पास ये समझने के लिए। अचल मल्होत्रा सर, मैं आपको जल्दबाजी में हमारे एक और गेस्ट जो हैं उनके नाम से पुकार बैठा। एक्चुअली मैं समझना ये चाहता हूं कि जब आपने सिविलियंस को उनके हाथों में हथियार थमा दिए हैं, तो आप ये कैसे कह पाएंगे कि असल में जो दूसरा देश भेद नहीं कर रहा है मिलिट्री और सिविलियंस में, वो आतंकवादी है? गौतम, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पिछले कई साल से यूनाइटेड नेशंस में ये डिस्कशन चल रही है कि टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है। आज तक तो हम डिफाइन नहीं कर पाए कि टेररिस्ट हैं कौन। कोई एक देश के लिए टेररिस्ट है, दूसरे देश के लिए वो फ्रीडम फाइटर है। तो सबसे पहले तो ये कहना कि टेररिस्ट है, ये टेररिज्म की परिभाषा ही नहीं मालूम हमें। दूसरी बात यह है गौतम कि कोई एक्सक्लूसिव वॉर जोन नहीं है जिस पे लड़ाई हो रही है। तो जब ये लड़ाई होगी, ये तो फुल स्केल वॉर है। भले ही इसको रशिया मिलिट्री स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहे डोनबास और उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर, बट हकीकत यह है कि पूरी वॉर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ऐसे में आप इसे कोलेटरल डैमेज कहिए या फिर इस वॉर को जीतने के लिए आपकी ये अप्रोच है कि आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करेंगे, आप उनके ब्रिजेस को उड़ाएंगे, आप उनके पावर स्टेशंस को ख़त्म करेंगे। जब तक आप अपने दुश्मन को घुटने पे नहीं लाएंगे, तो ये वॉर ख़त्म कैसे होगी? तो वॉर में तो कोई ये सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता कि यार मैं वहाँ मारूंगा, उसको नहीं मारूंगा। हाँ, अगर ये सिविलियंस को टारगेट करके बॉम्बिंग कर रहे होते तो जाहिर है फिर बहुत बड़ी सीरियस बात हो जाती। अभी कोशिश उनकी ये है कि यूक्रेन को अपुंग बनाया जाए, उसको एकदम हैंडीकैप कर दिया जाए, घुटनों पे लाया जाए, ताकि उसे समझ में आए कि ये लड़ाई जो यूक्रेन लड़ रहा है एक्चुअल में किसी और की लड़ाई किसी और की लड़ाई है। आपने रिकंस्ट्रक्शन की बात करी, आपने ये हु इज बेनिफिटिंग? जो जनरेटर्स आ रहे हैं ये जिस देश से आ रहे हैं उस देश की इकोनॉमी में इनपुट्स हो रही हैं, वहाँ जनरेटर बनेंगे, यहाँ बिकेंगे। कौन पैसा दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, ये आउटराइट ग्रांट है या बाद में ली जाएगी। $350 बिलियन जब इन्वेस्ट होंगे यूक्रेन में, तो कौन करने आएगा? यही देश आएंगे, अमेरिका आएगा, यूरोप आएगा। बहरहाल हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ऑलरेडी इसका फॉल आउट पूरे यूरोप में दिखाई दे रहा है। आपने खबर पढ़ी होगी, पोलैंड ने वार्निंग दे दी है यूक्रेन को कि 1 मार्च से आपके जो 48 लाख रेफ्यूजीज पोलैंड में $9 पर मील देंगे। अब हम और फ्री में नहीं खिला सकते हैं। तो अब आप एनर्जी सिक्योरिटी भी आ गई वहां पे, और फूड सिक्योरिटी हो रही, महंगाई बढ़ रही है। पोलैंड कह रहा है फ्री अब बहुत हो गया, बहुत आपने खिला लिया। तो अब किस दिशा में बढ़ रहा है यूक्रेन? खुद ही जिम्मेवार है काफी हद तक। हमें इस मोरालिटी में जाने की जरूरत नहीं है। अब ये जो आप कह रहे हैं सर, जिस मोरालिटी का हवाला देकर ज़ेलेंस्की अभी तक मदद मांगते रहे, लेते रहे, और कई जगह तो उन्होंने बड़े बड़े साधिकार ये कहा है कि आपको हमारी मदद के लिए आना चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप उस तरफ खड़े हो, उस पाले में खड़े हुए हैं जो इंसानियत के खिलाफ है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।